बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों, इस हफ्ते साउथ इंडिया में एक बहुत ही बड़ा संकट आया हुआ है। साउथ इंडिया में स्पेशली तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, यहां एक माइचुंग नाम का एक बहुत बड़ा तूफान वहां आया हुआ है, जिसकी वजह से 4 दिन पहले वो आया था, लेकिन जिसकी वजह से इतनी तबाही वहां मची है। यानी चेन्नई में अगर हम देखेंगे तो चेन्नई में हर सड़क एक नदी नदी में रूपांतरित हो गई है, हर सड़क। इनफैक्ट अगर चेन्नई का सबसे पॉश जो इलाका है, वहां कम से कम 30 घंटे वहां बिजली नहीं थी। कम से कम 30 घंटे वहां पीने के लिए पानी, नल में कोई पानी नहीं था। और ये उस एरिया की मैं बात कर रहा हूं जहां वो सबसे अच्छा इलाका, सबसे पॉश इलाका, सबसे बड़े बड़े लोग जहां रहते हैं, उसकी बात कर रहा हूं मैं। ये आर अश्विन करके हमारे क्रिकेट टीम में बॉलर है, वो वहां रहते हैं, उन्होंने सब लिखा है, बताया है। आमिर खान खुद एक दिन वहां फंसे थे, उनको निकलना पड़ा पानी से। अभी मैं ये क्यों बता रहा हूं कि ये सबसे सुरक्षित कहने कहने वाले, या हम जिनको मानते हैं, ऐसे लोगों की ये कंडीशन है, तो दोस्तों सोचिए कि गरीब लोग या सामान्य जनता, उनकी क्या कंडीशन हुई होगी। यानी चेन्नई और आजू बाजू के कई शहर, कई गांव इस तरह से इस बाढ़ में बुरी तरह से फंस गए हैं। न जाने कितने दिन लगेंगे इस चेन्नई को, इस शहर को फिर से नॉर्मल होने के लिए। और ये आज तक जितनी बॉडीज बरामद हुई है, देखो इसमें कितनी दुर्घटनाएं हुई, कितने लोग इसमें गए, समझा ही नहीं। परसों शाम तक जो आंकड़ा था वो 12 का था कि इतनी उनको बॉडीज मिली है। आगे जाके शायद और ज्यादा हो सकता है, इतना बड़ा कहर हमारी साउथ इंडिया में है। वैसे ही सेम कंडीशन आज महाराष्ट्र की अगर बात करें, तो सबसे बड़ा संकट महाराष्ट्र में अगर कुछ है तो वो बेवक्त की बारिश। बेवक्त की बारिश और बहुत बड़े बड़े बर्फीले बर्फ के साथ। यानी कई लाख हेक्टर जमीन या खेती का नुकसान हुआ है। लाखों हमारे किसान, खेडूत, बहुत सारे लोगों ने जो जिन्होंने कर्जा लेके खेती की थी, आज वो बहुत गहरे संकट में है। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा संकट, अगर सबसे बड़ा इशू अगर इस तारीख कुछ है, तो वो है ये हमारे किसानों का जो हादसा हो रहा है, जो संकट है उसका। और ये सिर्फ महाराष्ट्र की या तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश की बात नहीं, हम देख रहे हैं इस साल जैसे होली हुई उसके बाद हर दिन हर राज्य में कोई ना कोई संकट है, और वो तेजी से बढ़ रहा है। दोस्त, हम देख रहे हैं कि जो आईपीसीसी यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी यूनाइटेड नेशंस की ये जो बॉडी, जो हमारी असेसमेंट क्लाइमेट चेंज के बारे में रिपोर्ट देती है, उन्होंने 6वां रिपोर्ट दिया था 2021 और 22 में। 2021 में उन्होंने कहा था कि ये क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, सब टेक्निकल बातें उसमें कही थी, बताई थी। और 2022 में उन्होंने जो रिपोर्ट दिया, वो रिपोर्ट दिया था कि इस क्लाइमेट चेंज की वजह से कौन से ऐसा देश है, यानी देशों के ऊपर, दुनिया के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। और उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा असर जिस देश पे पड़ेगा वो होगा भारत। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है कि इसकी पूरा आर्थिक और सामाजिक जो जो बेस है, वो पूरी तरह से डिपेंड है एग्रीकल्चर के ऊपर। 60% से ज्यादा लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली खेती के ऊपर डिपेंडेंट है, और खेती हमारी इस क्लाइमेट के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर डिपेंड है। और अगर क्लाइमेट इतनी बुरी तरह से अगर खराब हो रहा है, तो इसका असर डायरेक्टली खेती के ऊपर होगा, और उन सभी लोगों के ऊपर होगा जो लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट है। और ये आज हमारे आंखों के सामने हो रहा है। बहुत बहुत भयानक हो रहा है ये सब परिस्थिति में। और ऐसी परिस्थिति में भी ये इतना, ये संकट भारत का तो है ही, लेकिन ये पूरी दुनिया पे छाया हुआ है। दोस्तों, आज हर देश ये नहीं जानता कि आगे क्या होगा, कौन सा तूफान आएगा, कैसे क्या होगा, कि जिसकी वजह से वो हम, और इस कंडीशन में कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कितना भी डेवलप्ड देश हो या कोई भी अनडेवलप्ड या डेवलपिंग नेशन हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आज इस वक्त पूरी दुनिया में एक परिषद भी चालू है, और जो हर साल 14 दिन के लिए होती है, और वो सिर्फ इसी विषय के ऊपर काम करती है। और वो विषय है ये क्लाइमेट चेंज, वो विषय है ये ग्लोबल वार्मिंग, ये बड़ा दुनिया का बड़ा संकट है। आज उस परिषद को 10 दिन हुए हैं और 4 दिन बाकी है, चल रहा है वो। और सभी सिर्फ इसी ऊपर बात कर रहे हैं कि कैसे इस संकट को बचाए, इस संकट से बचे, कैसे इस संकट को दूर करें।
क्या करे? अभी इसमें पैसे की किसी की कोई बात ही नहीं, क्योंकि आप ये 8वें दिन 83 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा, यानी 7 लाख करोड़ तो उन्होंने ऐसे ही डोनेशन के लिए रखे कि बाबा इस संकट से बचो आप। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई रिटर्न ऑन आई मीन कोई रिटर्न नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ संकट से बचना है। इसलिए उन्होंने इस ये अभी 7-8 दिनों में 7 लाख करोड़ रखे कि बाबा कुछ तो करो। और सबको पता है कि हम जो जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, यानी सोलर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये सस्टेनेबल सोल्यूशन है ही नहीं। इनमें आंकड़े देखेंगे तो कोल का उपयोग बढ़ रहा है दिन ब दिन इस संकट के साथ। तो कौन और कैसे करेगा ये सब कुछ? और ऐसी परिस्थिति में सर, आपको अंदाजा ही नहीं है कितना महत्वपूर्ण रोल है एमसीएल का। आपको अंदाजा ही नहीं है कि आने वाले दिनों में हम सभी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे होंगे। जो काम आज हम कर रहे हैं तहसील में, गांव में, आपको अंदाजा ही नहीं इसकी कीमत क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आज कौन से गहरे संकट में दुनिया है, और इससे बाहर निकलने का पूरा प्लान ही नहीं। ये 1,000 से ज्यादा जो हमारे स्टार्टअप है, इतने सारे उद्योजक हैं, जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। लोग बोल रहे कि 2 प्रोजेक्ट लगाओ, 5 प्रोजेक्ट लगाओ, 10 पहले उनको चलाओ, लेकिन समझता ही नहीं उनको कि हम क्या सोल्यूशन तैयार कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। और हमें आपको अंदाजा ही नहीं है कि आने वाले दिनों में एमसीएल कितने बड़े ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे रहेगा। इनफैक्ट मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं दोस्तों। यूनाइटेड नेशंस है ना, यूनाइटेड नेशंस या संयुक्त राष्ट्र संघ, ये दुनिया में जितने भी देश है उनकी संगठन है। जितने भी देश आज की तारीख में हमारे दुनिया में 197 इतने सार्वभौम देश है, वो सभी इसमें शामिल है। अभी यूनाइटेड नेशन की शुरुआत हुई 1945 में, 1945 में। इनफैक्ट जब पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 से लेकर 1918 तक, तभी 1918 में सभी देशों में जितने भी देश थे इसमें युद्ध में शामिल, उनको लगा कि युद्ध नहीं होना चाहिए, लोग एक आने चाहिए, उन्होंने एक दूसरे के साथ वार्तालाप करने चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, और जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने फिर इसके लिए एक लीग ऑफ नेशन करके एक संस्था का निर्माण किया, लीग ऑफ नेशंस। लेकिन इस संस्था में अमेरिका ने भाग नहीं लिया, जो इंपॉर्टेंट कुछ देश थे उन्होंने भाग नहीं लिया, तो उसका कुछ फायदा नहीं हुआ, और दूसरा विश्व युद्ध चालू हुआ। दूसरा विश्व युद्ध जैसे ही खत्म हुआ 1945 में, सबसे पहले ये 50 देश जो सब इस युद्ध में शामिल थे, उन्होंने अमेरिका में इस संगठन की शुरुआत की। और इस संगठन का सिर्फ एक ही फोकस था, इसके आगे कभी भी युद्ध नहीं होना चाहिए, पूरी दुनिया में सिर्फ शांति रहनी चाहिए। तो शांतता, इस एक चीज के लिए इस यूनाइटेड नेशन की शुरुआत हुई। और लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे यूनाइटेड नेशन की शुरुआत हुई, जैसे जैसे काम करने लगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन दुनिया का बन गया। कई सारे ऐसे मसले, कई सारे ऐसी प्रॉब्लम, चीजें जो दो देशों के बीच में, कई सारे देशों के बीच में थी, वो यूनाइटेड नेशन के स्तर पर वो सॉल्व होने लगे। यूनाइटेड नेशन उसके वहां लोगों को जाके मदद करने लगा, देशों को मदद करने लगा। अब सिर्फ इस वॉर के लिए, शांति के लिए नहीं, लेकिन अगर कोई सामाजिक, कोई आर्थिक कोई चीज है जहां मिलके अगर कुछ काम करना है, उसमें भी यूनाइटेड नेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट उन्होंने रोल निभाया। इनफैक्ट 1945 के बाद अगर आप देखोगे, इस पूरे शतक में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो यूनाइटेड नेशन की वजह से सॉल्व हुई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंस इस यूनाइटेड नेशंस का बड़ा पूरी दुनिया में, और यही कारण है कि आज की तारीख में दुनिया के सभी देश आज इसका हिस्सा है। और ये होने के बाद फिर 2000 में सभी देश के लोग इकट्ठा आ गए, सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष इकट्ठा आए परिषद में, और फिर उन्होंने बताया, आई मीन मिलेनियम समिट ऐसे इसे कहते हैं, और उन्होंने फिर डिसाइड किया कि यूनाइटेड नेशंस का इतना अच्छा रोल है, यूनाइटेड नेशन इतनी अच्छी तरह से काम कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण संगठन पूरी दुनिया के लिए बन चुका है। तो अभी इन्होंने अपना काम भी, रोल भी बेहतर करना चाहिए, और उन्होंने फिर डिसाइड किया कि यूनाइटेड नेशन वो संगठन बनेगा जो दुनिया को एक सही दिशा में लेके जाएगा। यूनाइटेड नेशन वो संगठन बनेगा कि वो दुनिया के लिए पॉलिसी डिसाइड करेगा कि कौन से पॉलिसी पे देशों ने काम करना चाहिए, किस राह में जाना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए एक्शन प्लान भी वो बनाएगा। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण रोल यूनाइटेड नेशन की शुरुआत हुई इस मिलेनियम समिट से, इस 2000 से। और इस 2000 में पहली बार यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया, तो उन्होंने कुछ लक्ष्य रखे 2000 से लेकर 2015, यानी इस 15 साल के लिए ये दुनिया के लिए कौन से लक्ष्य होने चाहिए, यह दुनिया बेहतर करने के लिए
अचीव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसलिए उन्होंने इस 8 लक्ष्यों को रखा, और जिस लक्ष्य को कहते हैं मिनिमम डेवलपमेंट गोल्स। अभी ये जो लक्ष्य थे, ये लक्ष्य कुछ एक दिन में नहीं बने। उन्होंने 2-3 साल उसमें पढ़ाई की होगी। दुनिया के सभी राष्ट्राध्यक्ष, वहां के सभी साइंटिस्ट, जो महान लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने आके इस लक्ष्य को बनाया होगा। आप देखिए इस लक्ष्य क्या है। पहला लक्ष्य है इराडिकेट आई मीन दारिद्र्य निर्मूलन, गरीबी निर्मूलन और भूखमरी का निर्मूलन। दूसरा है एजुकेशन, स्पेशली प्राइमरी एजुकेशन, सबको वो एजुकेशन मिलना चाहिए। तीसरा है जेंडर इक्वालिटी, महिलाओं का सम्मान। चौथा है चाइल्ड मॉर्टेलिटी को रिड्यूस करना, यानी 5 साल के भीतर जो बच्चे हैं उनका मृत्यु रोकना। पांचवा है इंप्रूव मैटरनल हेल्थ, सभी गर्भवती माताएं और ऐसे सभी महिलाएं जो माताएं बन चुकी इन सबके तबियत का ख्याल रखना। छठवां है डिसीजेस, यानी उस टाइम जो बीमारियां थे उसके ऊपर कंट्रोल। अभी उस टाइम HIV एड्स नंबर 1 पे था, बाकी मलेरिया, बाकी सब कुछ उसके ऊपर। बाद में 7वां ऑफकोर्स एनवायरनमेंट, पर्यावरण, और 8वां चलो मिलकर काम करते हैं, ग्लोबल पार्टनरशिप। अभी एक चीज इसमें आप ध्यान रखिए कि दुनिया अच्छी करने के लिए पूरे दुनिया के एक्सपर्ट लोग आते हैं और पूरी दुनिया के लिए 8 लक्ष्य बनाते हैं, और उस 8 लक्ष्य में 2 लक्ष्य क्या होते हैं? बच्चे का ख्याल, बच्चे की सेहत का, और मां की सेहत का ख्याल। तो दोस्तों समझिए इस चीज को कितना महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया में जो 8 लक्ष्य है उसमें से 2 लक्ष्य इन दोनों का ख्याल रखना है। और इसमें, इस परिस्थिति में आई मीन किसी भी देश का अगर हेल्थ इंडिकेटर आप देखोगे ना कि वो देश स्वास्थ्य के बारे में कितना अच्छा है, तो जो सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर वो ये है, माँ की सेहत कैसी है और बच्चे की सेहत कैसी है। और ऐसी परिस्थिति में आपको अंदाजा ही नहीं है कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इस MCS का, इस कुकिंग सिस्टम का। हम कहते हैं कि दुनिया आज भारत में 43% ऐसे परिवार हैं कि जो आज भी बायोमास, गोबर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और खाना पका रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया की अगर हम कंडीशन देखेंगे तो पूरी दुनिया में 40%, पूरी दुनिया में 40% ऐसे परिवार है, ऐसे लोग हैं जो आज भी खाना बनाने के लिए इस बायोमास का, इस गोबर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और बाकी का जो बाहर का एयर प्रदूषण बढ़ रहा है ना, हवा का प्रदूषण, और जिसकी वजह से हमें ये खांसी बीसी सब कुछ हो रहा है, उससे 100 गुना, 200 गुना, 400 गुना तक ज्यादा पोल्यूशन होता है जब आप खाना बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हो घर पे। बाहर आपको लगता है कि अगर ये इससे ये पॉल्यूटेंट है, इससे मेरे को ये बीमारी, वो बीमारी हो, उससे कई खतरनाक पॉल्यूटेंट तैयार होते हैं जब आप घर में लकड़ी का, गोबर का इस्तेमाल करते हो और खाना बनाते हो। इसका महत्व पूरी दुनिया जानती है। और ऐसे परिस्थिति में जब हमने ये सोल्यूशन जो दिया है, तो ये एमस्टो है, ये बायोमास स्टोव नहीं जो बाकी की कंपनियां बेच रही है। बाकी की कंपनियां करते वो सिर्फ डालते हैं, आप उसमें लकड़ी डालो, कुछ भी डालो और पकाओ। हमारा जो एमस्टो है वो आने वाले दिनों में, ये एम प्लेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आने वाले दिनों में ये ऐसे ही जलेगा जैसे आज आपके घर में LPG जलता है। यानी इस चीज को अगर पूरी दुनिया में अगर बढ़ाना है, लोगों को करना है, आई मीन लोगों को ये स्वच्छ ईंधन देना है, तो हमारा पार्टनर रहेगा यूनाइटेड नेशंस। और दूसरे देश में अगर बांग्लादेश में जाके करना है, किसी दूसरे देश में, श्रीलंका में जाके करना है, तो वहां के किसान यही करेंगे इसको, वही माल वो तैयार करेंगे, रॉ मटेरियल वही हम उसको तैयार करके उनको बेचेंगे। पार्टनर होगा MCL और यूनाइटेड नेशंस, और ये काम करेंगे। इतनी जरूरत आज इस वक्त ऐसे प्रोडक्ट्स की है। इनफैक्ट ये तो रहा पहला पीरियड जिसमें 2000 से लेकर 2015 तक था। अभी 2015 से लेकर 2030 तक उन्हें यूनाइटेड नेशंस ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया, एक एक्शन प्लान तैयार किया। और इस आगे के 15 साल के लिए वो एक्शन प्लान का एक थीम है, एक लक्ष्य। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा एक मिशन स्टेटमेंट है कि MCL दुनिया को फिर से सस्टेनेबिलिटी की राह पर लेके जाना चाहता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए, हमारा एक मिशन स्टेटमेंट है। तो उनका मिशन स्टेटमेंट क्या है? तो उन्होंने कहा है कि शेयर्ड ब्लूप्रिंट यानी एक्शन प्लान, ब्लूप्रिंट फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, शांतता और समृद्धि के लिए। किसकी? पीपल एंड प्लैनेट, सिर्फ लोग नहीं, ये पूरी पृथ्वी, ये पूरी दुनिया का, नाउ एंड इनटू द फ्यूचर। तो अभी उनको सिर्फ इस 15 साल में सिर्फ एक ही फोकस है
कि ये समृद्धि, ये शांतता बनी रहे सस्टेनेबल वे में। देखो 2000 में जो उन्होंने लक्ष्य रखा, उसके लिए जो पढ़ाई की होगी उन्होंने 2 साल 5 साल पहले, यानी 1995 से लेकर 2000 तक, तो वो तब क्या जरूरत थी उसके हिसाब से उन्होंने 8 लक्ष्य रखे। 2015 में जो उन्होंने जो लक्ष्य रखे, तो उसके लिए भी उन्होंने 2 3 4 5 साल पहले पढ़ाई चालू की होगी। और वो आज की जो प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम देख के उन्होंने फिर ये लक्ष्य रखे हैं आगे के 15 साल के लिए। और ये प्रॉब्लम, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो पूरी दुनिया को नजर आ रही है, यूनाइटेड नेशंस को नजर आ रही है, और जो लक्ष्य उन्होंने सामने रखा है, वो एक ही लक्ष्य है, और वो है सस्टेनेबिलिटी। पूरी दुनिया, यूनाइटेड नेशन से लेके हमें सब लोग चाहते हैं कि ये दुनिया फिर से सस्टेनेबल बने, ये दुनिया फिर से सस्टेनेबल राह पर, यानी उसी राह पर चले जिस राह पर ये दुनिया चलती आई है। डेवलपमेंट हो, विकास हो, लेकिन वो सही दिशा में हो। बस यही इस लक्ष्य को लेके उन्होंने 17 ऐसे गोल्स रखे हैं, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऐसे कहा जाता है। किसी भी देश में अगर आप जाओगे, यानी अमेरिका से लेके एकदम कोई भी देश हो, हर देश का अभी ये लक्ष्य है कि मुझे 2030 तक इन 17 लक्ष्य को हासिल करना है, प्राप्त करना है। और इस 17 लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यूनाइटेड नेशन हर देश को बहुत ज्यादा हेल्प करती है। यानी अमेरिका जो डेवलप्ड देश है, वो तो उनको तो ज्यादा जरूरत नहीं। इनफैक्ट ये सभी डेवलप्ड देश है ना, अपना जो जीडीपी होता है, जीडीपी जो पैसे कमाते हैं ना, उसका एक शेयर यूनाइटेड नेशंस को देती है कि आप इस लक्ष्य के लिए काम कीजिए। पैसा कहां से आता है? तो इन देशों से आता है। तो सभी का अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है, यूरोप, अमेरिका, बाकी सब सब देश। और फिर जाता कहां है? ऐसी जगह पे जहां फिर इसकी जरूरत हो, या जहां जिस किस वजह से, जिस कार्य की वजह से इस लक्ष्य को हम प्राप्त करें। चलो देखते हैं इस लक्ष्य को। सबसे पहला है नो पॉवर्टी, गरीबी हटाओ, गरीबी का निर्मूलन। अभी यूनाइटेड नेशन कहती है कि एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स एवरीवेयर। यूनाइटेड नेशंस कहते हैं कि दुनिया में गरीबी बिल्कुल उसका निर्मूलन होना चाहिए। आर्थिक गरीबी तो है, सोच की गरीबी का निर्मूलन होना चाहिए। एक दूसरे को मदद करने का जो जज्बा होता है, वो जो गरीबी है उसका निर्मूलन होना चाहिए। एक दूसरे के साथ आने की जो जो जज्बा होता है, उसका भी निर्मूलन होना चाहिए। बाकी का तो जाने दीजिए, सबसे पहले जरूरी है आर्थिक गरीबी का निर्मूलन। और हमारे 5 ई के मिशन में अगर आप देखोगे, एमसीएल एमसीएल अभी 5 ई मिशन के ऊपर काम कर रही है। उसमें एक ई क्या है? उसमें एक ही है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी फैमिली। यानी जो लक्ष्य यूनाइटेड नेशंस का अगर दुनिया के लिए है, तो एमसीएल का भी लक्ष्य हर फैमिली के लिए है, हर परिवार के लिए, हर तहसील, हर गांव और शहर के लिए। और ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ लक्ष्य रखा है, हमें पता है कि हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हमें क्या करना है। अगर कोई फैमिली पहाड़ों में रहती है, कोई जंगलों में रहती है, कोई समुद्र के किनारे है, कोई रेगिस्तान में है, तो क्या कर सकती है वो फैमिली की जिसकी वजह से उनको सस्टेनेबल इनकम मिलेगा? क्या तैयार कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये पूरा हमको पता है। और अगर ये पूरी रोड मैप, ये पूरा ब्लूप्रिंट रखे अगर हम सामने खड़े रहे, तो हमारा पार्टनर रह गए यूनाइटेड नेशन से काम करने के लिए। और ये उनके जो पैसे होते हैं ना, ये पैसे एक्चुअली लाइक उनका एक जैसे सीएसआर कहते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैसे यानी उनको अपेक्षा नहीं होती कि उसको कुछ रिटर्न मिलने चाहिए। हमने अगर रिटर्न देना चालू किया, यानी अगर वो 100 बिलियन दे रहे हैं और हम लोग बोल रहे हैं कि आपको सिर्फ 105 बिलियन हम लोग देंगे, तो यानी 5% भी अगर हमने उनको साल में दिया परसेंटेज, तो उनको बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट हो सकती है ऐसे कामों में। दूसरा जो इनका लक्ष्य है वो जीरो हंगर, कोई भी भूखा पेट नहीं सोना चाहिए। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड इंप्रूव न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन सकस आहार होना चाहिए, एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। दोस्तों ये जो मिट्टी है ना, मिट्टी, इसकी वजह से हम लोग सब है, हमारे सबकी उत्पत्ति इस मिट्टी से हुई है। सभी जीव, ये मिट्टी है जो जो वनस्पति तैयार करते हैं, और उससे को खाते सभी लोग और पूरी दुनिया जिंदा। लेकिन ये जो मिट्टी है ना, इस मिट्टी में भी जान है, जिंदा होती है मिट्टी, जिसकी वजह से हमें सकस आहार मिलते हैं। और वो जान वो क्या होती है? वो होते हैं वो सूक्ष्म जीव, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हर चीज को रिसाइकल करते हैं और हमें फिर से देते हैं। छोटे छोटे मूल द्रव्य, छोटे छोटे विटामिन, न्यूट्रिएंट सब कुछ हमें मिलते हैं अगर वो मिट्टी, उस मिट्टी में जान है। और ये केमिकल्स देके, ये केमिकल्स यूज करके सब सबको खत्म कर रहे हैं हम लोग। दिन ब दिन हमारे देश में, हमारे देश में नहीं, दिन ब दिन खेती कहीं भी हो रही है, उसका जो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो रही है।
क्योंकि उसमें से वो जान निकल जा रही है। आज देखोगे हमारे देश की आप एग्जांपल लीजिए, हमारे देश में कोई भी राज्य, हर राज्य में आज एक संकट है खेती के ऊपर। क्या संकट है? अनकंट्रोल्ड पेस्ट, अनकंट्रोल इंसेक्ट्स ऐसे आते हैं। इसका ये आई मीन ये डिसीज हो गया, उसको डिसीज हो गया, यानी जो फसल आ रही है ना, उस फसल में कोई इम्यूनिटी नहीं है आज की तारीख में, और इसीलिए वो सब हो रहा है। पर ये संतुलन पहले से है ना, ये जो वातावरण का, पर्यावरण का संतुलन पहले नहीं ऐसा होता था। पहले की फसल भी वैसे तो थी, सब कुछ अच्छा था, और अभी फसल में बिल्कुल जान नहीं, इसलिए इतनी सारी बीमारियां हमारे फसलों पे आ रही है। और इसका अगर सही सोल्यूशन है तो सोल्यूशन सिर्फ एक ही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। बंद करना पड़ेगा इस केमिकल्स को। और दोस्तों आपको पता है, हम जो मिलकर जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार करने वाले हैं, इसको फर्टिलाइजर नहीं, हम उसको सॉइल कंडीशनर कहेंगे। इसका कारण यह है कि हम जिससे अभी लोग आपको ये बता देते होंगे कि आप गीला कचरा भी डालो, उससे भी खत होता है, उससे भी खाद तैयार होती है। लेकिन हम किसी भी कचरे से नहीं बना रहे हैं ना, हम नेपियर ग्रास से बना रहे हैं। वो नेपियर ग्रास जो आज की तारीख में हम फॉडर करके, खाद करके इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें इतनी सारी चीजें हैं। तो उससे अगर जब फर्टिलाइजर बनाएंगे वो इतना बेहतर रहेगा। और इससे हम लोग जब खेती करेंगे तो खेती में फिर से वो चीजें आएगी। और ये काम अगर हम लोग कर रहे हैं, ये करना चाहते हैं, अगर हम पूरी दुनिया को यही सॉइल कंडीशन तैयार करके बेचना चाहते हैं, तो सबसे पहला पार्टनर अगर हमारा कोई होगा तो यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन का तीसरा लक्ष्य है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। यूनाइटेड नेशन कहती है कि इंश्योर हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल एजेस। बच्चों से लेके बूढ़ों तक सभी जेंडर्स के लोग हमेशा सेहतमंद होने चाहिए। अभी मुझे एक बात बताइए, सेहत क्यों बिगड़ रही है आज? नंबर 1 कारण है एयर पोल्यूशन, हवा। सिर्फ आप आज जिससे बिजली बन रही है, उस बिजली में उससे सिर्फ कोयला हटा दो, उस कोयला हटा दो जिससे बिजली बना, उसमें सिर्फ एमकोल डालो, ये सभी हवा ही बदल जाएगी। और इसका ये जो चीज है, ये पूरी दुनिया को अच्छी तरह से पता है कि क्या रोल कर सकती है एमकोल, ये हवा कैसे शुद्ध कर सकती है एमकोल। दूसरा जिसके वजह से तबियत बिगड़ रही वो है पानी, बेसिक चीज। पानी नंबर 1 कारण, अगर पानी खराब हो रहा है तो नंबर वो है कचरा। और हमारे 5E मिशन में सबसे पहला जो मिशन है एनवायरनमेंट, उसमें पहला काम हमें करना है जीरो वेस्ट तहसील। हर तरह के सॉलिड वेस्ट या लिक्विड वेस्ट को हम रिसाइकल करेंगे। और वो कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं, सबको इट इज एस्टेब्लिश टेक्नोलॉजी, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन इसको इस तरीके से सिस्टमेटिकली करना ये लोग नहीं कर, हमें करना है, करेंगे हम। और तीसरा है खाना। लोगों की सेहत अगर बिगड़ रही है, इसका मतलब है खाना नहीं अच्छा है। जो खाने में पहले मिलता था वो नहीं मिल रहा है आज। मुझे पता है कि जब मैं बचपन में था, बचपन में कितनी भी धूल होती थी, कुछ भी होता था, मुझे कभी छींक नहीं आई, कभी मैंने खांसी नहीं की, इतनी इम्यूनिटी होती थी। और अभी अब आज कुछ कचरा निकला, कुछ हुआ तो मुझे वो यहाँ वो चालू हो जाता है, स्नीजिंग। यानी आज की इम्यूनिटी हमारी कम हो रही है बिकॉज खाना नहीं हमें अच्छा मिल रहा है। आज देखिए ना बीमारियां कौन सी आ रही है, कौन सी बीमारी आज? सभी वायरल बीमारी है। अभी ये कोरोना से लेके चिकनगुनिया लीजिए, कोई भी दवा, कोई भी बीमारी आप लीजिए, ये क्या पहले नहीं थे क्या? ये आज आए क्या? यहाँ नहीं, ये अनादि काल से है, ये सभी वायरसेस आजू बाजू में, हम इनमें जीते आ रहे हैं, हमारी इम्यूनिटी कम हो रही है। और ऐसा वायरल इन्फेक्शन आप लेके डॉक्टर के पास जाएंगे ना, डॉक्टर कुछ दवा नहीं है किसी के पास, वो बोलेगा अपनी इम्यूनिटी, आप शांत रहो 4-5 दिन बस, और इम्यूनिटी को बेहतर करो बस। और इसके लिए जरूरत है अच्छे खाने की, और इसके लिए जरूरत है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की, और इसके लिए जरूरत है एम कैफे की। एम कैफे कल अगर 5,000 एम कैफे निकालने हैं ना, कि जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक फूड ही लेंगे, तो इस 5,000 एम कैफे को करने के लिए यूनाइटेड नेशन हमारे साथ रहेगा और ये फंडिंग के अरेंजमेंट करेंगे। चौथा है क्वालिटी एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस का दुनिया का लक्ष्य चौथा क्या है, और जिसके लिए हर देश काम करता है इसके ऊपर, क्वालिटी एजुकेशन। यूनाइटेड नेशंस कहते हैं कि इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन। इंक्लूसिव यानी हर विषय उसमें होना चाहिए। एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, लाइफ लॉन्ग लर्निंग होनी चाहिए, ऐसे प्रमोट करो इसको। अभी इंक्लूसिव यानी हर विषय का पढ़ाई उसमें होना चाहिए, समझना चाहिए, कोई कम ज्यादा नहीं है। मैं अपने बारे में बोलता हूँ, जब मैं स्कूल में था 10वीं तक मैंने जो इतिहास पढ़ा, मुझे बिल्कुल कभी इतिहास अच्छा नहीं लगा, और मुझे तो ये लगता था कि क्यों इतिहास पढ़ना चाहिए।
मैं हमेशा ऐसा टेक्निकल साइंस साइंस करता था, और बाद में मैंने पूरा जो पढ़ाई की वो साइंस की। यूपीएससी एमपीएससी भी जो मैंने पढ़ाई की थी वो भी सिर्फ जिसमें वो हिस्ट्री पढ़ना पड़ता था, इतिहास पढ़ना पड़ता था, तो भी मुझे ऐसा लगता था कि क्या जरूरत है इतिहास पढ़ने की। लेकिन आज समझ में आ रहा है, आज समझ में आ रहा है कि सबसे जरूरी अगर कोई विषय जो सबने पढ़ना चाहिए वो इतिहास है। आज जिस सिचुएशन में आप हम सभी लोग हैं, समाज है, इस सिचुएशन में कई सारे लोग थे पहले, और ऐसे सिचुएशन में अगर 100 लोग डूबे हैं तो 20 लोग उभरे भी है, सामना किया उन्होंने इस परिस्थिति को और बेहतर किया खुद को। और ऐसे वो 20 लोग हैं जिनको वंदन करते हैं हम लोग, जिनकी पढ़ाई करते हैं हम। पढ़ना चाहिए तो कि हमको समझे कि आज क्या करना है, कल क्या करना होगा, कौन से डिसीजन लेने चाहिए हमने। और ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग दोस्तों, दुनिया में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं, कोई भी आप ढूंढ के मुझे बताइए, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होगी जो जिस कंपनी में सभी डायरेक्टर मिलके हर हफ्ते उसी टाइम पे आपको एक नए टॉपिक के ऊपर बताने की, सिखाने की कोशिश करते हैं। सभी डायरेक्टर्स हैं उसमें, ऐसा जिंदगी में पूरी दुनिया में नहीं है कोई। और हाँ, मीटिंग लेते होंगे वो, टारगेट की मीटिंग, क्या हुआ कैसे हुआ, हम उसके लिए है क्या? कौन ऐसा करता है? कौन ऐसे नए टॉपिक वगैरह करता? कोई नहीं। ये सैटरडे सेशन का मतलब क्या है? क्यों करना है सैटरडे सेशन? हर ग्राम पंचायत में, हर म्युनिसिपल वार्ड में जब हम बोल रहे हैं कि इसकी जरूरत, इसका महत्व आप नहीं जानते। एमसीएल जो दिल से ऐसा कर रहा है ना, इसका महत्व आप नहीं जानते, वो सब लोग जानते हैं। वो सब लोग जानते हैं कि अगर मेहनत से आप ये करते हो तो आपको अंदाजा नहीं कि हम कितने बेहतर है एज अ ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में। जेंडर इक्वालिटी, यूनाइटेड नेशंस कहती है कि अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। अभी ये जो अभी चीज है पूरी दुनिया के लिए, जो पूरी दुनिया पुरुष प्रधान संस्कृति है सपोज, लेकिन हमारे जो 5 ई मिशन है, उस मिशन में 5 ई में से एक ई है एम्पावरमेंट, सक्षमीकरण किनका? फार्मर्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, महिलाएं। स्पेशली लिखा है, ये इसलिए लिखा है क्योंकि हम सोचते हैं वैसे, यूनाइटेड नेशंस ने वो किया, बाद में हमने सोचा, और बाद में ऐसा कुछ नहीं है। ये इतने साल सब मेहनत करने के बाद ये सब कर रहे हैं हम लोग। और पूरी दुनिया, पूरी दुनिया जो पुरुष प्रधान संस्कृति है उसके लिए शायद यूनाइटेड नेशंस कह रही है कि महिलाओं का सम्मान करो, उनको आप बराबर का स्थान दो जो पुरुष प्रधान है। लेकिन भारत की संस्कृति ऐसी नहीं है। भारत की संस्कृति तो ऐसी है कि जो हमेशा, अगर आप देखोगे पिछले इतिहास में, तो भारत की संस्कृति हमेशा स्त्री प्रधान रही है। आज भी कई सारे आदिवासी जो कम्युनिटीज है, साउथ इंडिया में कम्युनिटीज है, उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट पर्सन कौन होता है? तो महिला होती है, वो डिसीजन लेती है सब कुछ। महाभारत में जो हम जो कर्ण का नाम था राधेय, अर्जुन का नाम था कौंतेय। अभी राधा और कौंतेय ये क्या है? तो उनकी मां का नाम है, राधा का लड़का। और जैसे आज पिताजी के नाम से पहचानते बहुत सारी जगह पे, ऐसा नहीं था। ये हमारी संस्कृति है। 9 दिन जो हम पूजा करते हैं, भले ही उसके पीछे कई सारी कहानियां हो, लेकिन वो 9 दिन जो हम पूजा करते हैं वो स्त्री तत्व की करती है, महिलाओं की करते हैं, उनकी पावर की करते हैं। और कई सारे ऐसी प्रॉब्लम, कई सारी ऐसी चीज है ना, जो हमारी सोच क्या है कि आज समाज में जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, तो कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है जो सॉल्व होंगे सिर्फ और सिर्फ जब महिलाएं हमारा साथ देगी। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम तो सिर्फ महिलाएं उसको अचीव करेगी, हम नहीं कर सकते कुछ। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं। हमारे देश में जो पोलियो का निर्मूलन हुआ, हमारे जो देश में जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन हुआ, सबसे ज्यादा किसकी वजह से हुआ होगा? तो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की वजह से हुआ। उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, इसकी वजह से देश ये सब कर पाया। और आने वाले दिनों में भी कई सारे प्रॉब्लम्स को अगर हमें इलिमिनेट करना है तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ होगी महिलाएं। 6वां उनका गोल है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। स्वच्छ पानी होना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, और पानी की अरेंजमेंट होना चाहिए। हमारे जो सीएसआर, जब भी हम लोग बात करते हैं तो हमारी एक तो बात है कि हम हमेशा कहते हैं कि गांव में, शहर, सब लोग पानी में स्वयंपूर्ण होने चाहिए। कैसे होंगे वो? हमेशा मैं उसको आपको एग्जांपल देता हूँ कि भगवान, ये प्रकृति दिन में 8 घंटा हमें पानी दे रही है, तो हम कर सकते हैं आराम से। जब इकट्ठा आएंगे, ये एमपीओ वगैरह करना, अनेक सारे लोगों को इकट्ठा लेना, इसके पीछे ये सब कारण है। और क्लीन वाटर कैसे रहेगा? जब जीरो वेस्ट तहसील करेंगे तब अपने आप ये क्लीन वाटर
ये सभी जो तालाब है, नदियां है, समुद्र है, ये स्वच्छ रहेंगे। सातवां सातवां इनका लक्ष्य है कि अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। यूनाइटेड नेशंस कहती है कि इंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। अब ये तो हमारा कोर है, ये हमारा कोर बिजनेस है, नंबर वन बिजनेस अगर कोई है तो एनर्जी ही है ना। इनफैक्ट एमसीएल इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड जो कहते हैं कि हम एवरी एप्लीकेशन, यानी ट्रांसपोर्टेशन हो, आप बिजली तैयार करनी हो, घरेलू हो, इंडस्ट्रियल हो, हर जगह हम बिजली तैयार कर सकते हो जो बायोमास से आ सकती है, बायोफ्यूल से आ सकती है। कैसे करेंगे, अभी तक किसी ने किया नहीं ऐसे लेवल पे। आज हमारे पास सब कुछ है कि हम 30% देश की बात करते हैं तो भारत देश 30% बिजली तैयार, ईंधन और ऊर्जा तैयार करेगा, क्लीन एनर्जी तैयार करेगा। लेकिन अगर दुनिया को 100% चाहिए, पूरी अगर सेल्फ सस्टेनेबल करना है, दुनिया को सस्टेनेबल क्लीन एनर्जी पे लेके जाना है, तो हम हमारे जैसे जो जहां भौगोलिक परिस्थिति है वहां जाके बिजनेस करेंगे। हमारे बाजू में जो भारतवर्ष में है, यानी हमेशा पाकिस्तान लेके श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये कई सारे ऐसे इलाके हैं वहां भी जाके बिजनेस कर सकते हैं। बाकी अफ्रीकन एशियन देशों में जाके बिजनेस कर सकते हैं और मिलकर दुनिया की जो जरूरत है उसको पूरा कर सकते हैं। अब अगर ऐसा रोड में अगर हम लोग रखते हैं, सामने सब करते हैं, तो क्यों ना सभी लोग हमारे साथ आके ये काम करेंगे, क्योंकि ये सोल्यूशन नहीं है आज किसी के पास, और ना ही सिर्फ पेपरों पे नहीं कर रहे हम लोग इसको। आठवां लक्ष्य यूनाइटेड नेशंस का, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। यूनाइटेड नेशंस कहते हैं कि प्रोमोट सस्टेन्ड, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल। सबको एक अच्छा रिस्पेक्टेबल ऐसा जॉब मिलना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, ऐसा उनका लक्ष्य है। और हमारे 5 ई के मिशन में पहला ई एनवायरनमेंट है, दूसरा ई है एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल। जो भी जिसको काम करने की जरूरत है उसको काम हम देंगे। कोई गृहिणी अगर बोलते कि मैं 4 ही घंटा काम करती हूं तो 4 घंटा काम करे, कंट्रीब्यूट करे। और वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये सब हम कर रहे हैं ना। ये सभी जो सस्टेनेबल चीजें हम लोग बनाएंगे तो मैक्सिमम चीजें ये यंत्रों से नहीं बनाएंगे, ये हमारी महिला बचत गट बनाएंगे, हमारे युवा बयान बनाएंगे। और ऐसी चीजों का अगर रोड मैप हमारे पास है, ऐसी चीजें अगर हम लोग कर रहे हैं, तो इसको प्रमोट करने के लिए तो है ये सब लोग जो कर रहे हैं। 9वां लक्ष्य है कि इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्ड रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फॉस्टर इनोवेशन। अभी इसमें इंस्टीट्यूशन का या गवर्नमेंट का काम हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें, लेकिन वो क्या कहते हैं कि हर जगह आप इस इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करो जो सस्टेनेबल हो। कौन सी ऐसी दूसरी कंपनी है जो कहती है कि हर तहसील में जाओ, ढूंढो, जगह वगैरह देखो, कितनी झंझट होती है, कौन है झंझट में पड़ता है, मुझे बताइए। जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, एमआईडीसी, जेआईडीसी, केआईडीसी, वहां जाके हम लोग आराम से करो, सब कुछ मिलता है, सिर्फ भाड़ा देना पड़ता है। कौन इससे झंझट में पड़ता है, मुझे बताइए। क्यों कर रही है एमसीएल, और ऊपर से इतना सब ये करके, आई मीन सहन करके, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक सोच है ना। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे उद्योजक तैयार होंगे। जब भी कोई प्रोजेक्ट करते हैं ना, तो प्रोजेक्ट लोगों का लगता है कि आपने पूरा सब कुछ देना चाहिए हमें, पहले पॉइंट से लेकर आखिरी पॉइंट तक 100 पॉइंट, 150 पॉइंट सब ऐसे लिख के देने चाहिए, एक ऐसा 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 होगा सब। हम लोग बोलते नहीं देंगे आपको, जाओ करो, सीखो, देखो क्या चीज है, कैसे किया जाता है, सिंपल सिंपल सॉल्यूशंस है। कोई रॉकेट बनाने के लिए नहीं बोल रहे ना आपको, आपको बोल रहे कि अगर एग्रीकल्चर में, खेती में कुछ है, लोगों को कुछ बनाना है तो करो ना, सीखो ना। बैकग्राउंड कुछ नहीं लगते, सिर्फ वो फोकस करके करो उसके ऊपर। अभी बायोफ्यूल का ठीक है, अभी एमकोल के प्रोजेक्ट सभी जगह सेम लगेंगे, एमसीएस के प्रोजेक्ट सेम लगेंगे, लेकिन कल हर तहसील अलग अलग है, हर तहसील में लोगों की जरूरतें अलग अलग है, वहां आपको अलग अलग चीजों का निर्माण करना होगा, प्रोडक्ट्स का निर्माण करना होगा, तो वहां वहां कैसे देंगे आपको वो सब कुछ लिख के, आपको ही करना पड़ेगा ना वो, इसलिए तो तैयार कर रहे हैं हम लोग। 10वां 10वां उसका लक्ष्य है कि रिड्यूस इन इक्वेलिटी, ये जो विषमता है ना वो बंद होनी चाहिए, ऐसा उनका एक लक्ष्य है। अब ये कहते हैं रिड्यूस इन इनइक्वेलिटी विद इन एंड अमंग कंट्रीज। दोस्तों हर तरह की जो विषमता है ना उसकी शुरुआत होती है आर्थिक विषमता से। हमारे देश में जो आर्थिक विषमता है वो सबको पता है कि 1% लोगों के पास, 1/3 इनकम है देश का, 1% लोगों के पास, ऊपर के 10% लोगों के पास 2/3 इनकम है।
और 90% लोगों के पास 1/3 इनकम है। उसमें से भी जो आखिरी जो 50% है डाउन, उनके पास तो 6% भी इनकम नहीं। और ऐसे ऐसे लेवल पे जब हम अपने तहसीलों में, हर ग्राम पंचायत में प्रोजेक्ट्स का निर्माण करके, बिजनेस का निर्माण करके लोगों को देना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अलग है। एक्चुअली ये काम कर रहे हैं हम लोग। इसको कैसे करना, ये तो उन्होंने दुनिया के लिए लक्ष्य रखा है और उसके लिए पैसे वैसे बाकी सब चीजों का इंतजाम किया है, लेकिन करना क्या है वो हम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में सब साथ में रहेंगे और ये काम करेंगे हम लोग। 11वां लक्ष्य है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। अभी ये सिर्फ शहरों के लिए उन्होंने लक्ष्य रखा है प्रॉपरली, कि मेक सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल। फिर से सस्टेनेबल, ये एग्जैक्टली हमारा फोकस है, हमारा काम है, संकल्पना है एमयूपी के पीछे। एमसीएल अर्बन प्रोजेक्ट जो है, एमसीएल अर्बन एंटरप्रेन्योर जो है, इनकी वही तो सोच है, इसके लिए तो बनाए है वो। आज अगर हमारे देश में कोई भी नगर पालिका, कोई भी शहरी क्षेत्र लीजिए आप, नागरिक क्षेत्र, छोटे से छोटे जो क वर्ग नगर पालिका होती है ना, उससे लेके मेट्रो तक, ये सभी शहरों में होता है म्युनिसिपल वार्ड। और इस म्युनिसिपल वार्ड के बेसिस पे हमने उस प्रोजेक्ट का निर्माण किया है जिसका नाम है एमसीएल अर्बन प्रोजेक्ट, एमसीएल अर्बन एंटरप्रेन्योर। वो ख्याल रखेगा कि मेरा म्युनिसिपल वार्ड सस्टेनेबल बने, ये सब चीजें मैं करूं। और क्या करना है, वही 5V। तो इसका अगर डिटेल प्लानिंग हम लोग इस 1 लाख, अगर 1 लाख म्युनिसिपल वार्ड है हमारे, 1.5 लाख है जो कुछ है, और उसकी डिटेलिंग हम करें, और जो डिटेलिंग आप कर सकते हैं महज सिर्फ आप 4 से लेकर 6 सैटरडे सेशन कीजिए। आप ये 1 महीने से लोगों को जाके मिलिए, आप पूरा रोड मैप बनाएंगे, एक्शन प्लान बनाएंगे कि क्या करना है, मेरे म्युनिसिपल वार्ड में ये प्रॉब्लम्स है, और 5 को लेके। और ये करके जब हम जाएंगे, हम बैठेंगे उनके साथ, तो ये लोग, उसके लिए ही यूनाइटेड नेशंस की तैयारी हुई है, वो उसकी वजह से तैयार है सब कुछ ये करने के लिए। 12 रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। अब ये भी बहुत जरूरी है दोस्तों। यूनाइटेड नेशन कहते हैं कि एंश्योर सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स। लोगों को ना, लोगों की सोचें अलग होती है। लोग समाज के बारे में बिल्कुल कभी नहीं सोचते, खुद के बारे में सिर्फ सोचते हैं। यानी मेरा मेरा घर है या मेरी बिल्डिंग है, जहां मुझे पानी आता है ना, बहुत सारा पानी, तो मुझे कभी पानी का प्रॉब्लम ही नहीं आता, तो मैं चाहिए जितना पानी का इस्तेमाल करूं, वेस्ट करूं, नहाने के लिए इधर उधर, क्या फर्क पड़ता है मुझे। हमें यह समझना चाहिए ना कि इस पानी के ऊपर सबका हक होता है, तो हमें जितना जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। हर जगह मुझे सिर्फ टिश्यू पेपर लगता है, और टिश्यू पेपर 35% जो पेड़ कट्टे वो टिश्यू पेपर के लिए, जो सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं ना टिश्यू पेपर, सॉफ्ट टिश्यू पेपर सिर्फ आते हैं फ्रेश लकड़ी से, और दुनिया में लोगों को सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू चाहिए। इसलिए 35% जो लकड़ी आज की तारीख में कट रही है वो सॉफ्ट टिश्यू के लिए कट रही है। क्यों चाहिए? मैं सिर्फ बॉटल के पानी से पानी पीता हूं क्या? लोग तो 1 लीटर का नहीं, 200 ml के बहुत सारी बॉटल्स लेते हैं क्या? कितना कचरा तैयार करते हैं ये जो है ना, ये चीजें बदलेगी, ये सोच बदलेगी जब सैटरडे सेशंस होंगे, जब डिस्कस करेंगे, आप उनको रियलाइज करा के देंगे कि क्या चीजें हैं। 13 क्लाइमेट एक्शन। दोस्तों क्लाइमेट एक्शन यानी ऐसा बोलिए कि ये वो चीज है ना जिसकी वजह से एमसीएल का जन्म हुआ। इस एमसीएल में जो 23 साल पहले हमने शुरुआत की, ये तो कारण था। पहले 10 साल हमने करके दिखा ना, पहले 10 साल हमने एनजीओ जैसे काम किया। बाकी की पूरी दुनिया में जो लोग करते हैं ना क्लाइमेट के एक्शन के लिए काम, आज भी कॉप में जितने भी संगठन है वो सभी एनजीओ का काम कर रहे हैं, तो सभी एनजीओ है मैक्सिमम, मैक्सिमम का ऑल हमने करके देखा। और बाद में पता चला कि एनजीओ नहीं, बिजनेस करना पड़ेगा ये अच्छी चीजों का। तो इस क्लाइमेट एक्शन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है, पूरी तरह से ब्लूप्रिंट लेके आज एमसीएल रेडी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें 14वां लक्ष्य है उनका कि लाइफ बिलो वाटर, यानी पानी के भीतर जो जीव है उनका ख्याल रखना चाहिए हमें। दोस्तों पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ पृथ्वी के ऊपर ये दुनिया है, जीव है, इसका कारण है पानी। पानी जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी किसी ग्रह पर नहीं है ये, और किसी ग्रह पर दुनिया है ऐसा अभी तक कुछ सबूत नहीं मिले है। और हमारी इस दुनिया, इस पृथ्वी के ऊपर 71% पानी है, उस 29% सिर्फ जमीन है। जितने जीव जमीन पे है उससे कई ज्यादा पानी में है। साइंटिस्ट बोलते हैं कि जो अलग अलग तरह के जीव है ना, वो 90 लाख है, यानी 90 लाख अलग अलग स्पेसीज है, उसमें से एक ह्यूमन स्पेसीज है।
90 लाख। लेकिन हमको कितना पता है? सिर्फ 20%। 80% जीव तो हमको पता ही नहीं है, ऐसे साइंटिस्ट कहते हैं, वो सब इधर है। लेकिन आज की तारीख में पूरी दुनिया के लिए ये समुंदर, ये पानी एक कचरा कुंडी बन गया है, डस्टबिन। हर तरह का कचरा हर कोई आज की तारीख में अगर डालता है तो समुद्र में डालता है डायरेक्टली। न्यूक्लियर न्यूक्लियर कचरा, न्यूक्लियर वेस्ट, बाकी नॉर्मल वेस्ट तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन न्यूक्लियर वेस्ट जो आप ऐसे डालते हैं जो 1 सेकंड में कई सारी जीवों को मार डालता था, हमको कुछ लगता ही नहीं। बाकी अगर, और हमारे देश में भी अगर आप देखोगे ना, तो इतना बड़ा कोस्ट लाइन है, वो वहां के जो गांव है, शहर है, सब लोग अपना कचरा उसमें, सब मेट्रो महानगर पालिका हो कोई, सब अपने ऐसे डालते हैं। हमने टेक्नोलॉजी बेहतर की। क्या टेक्नोलॉजी बेहतर की? कि पहले जो कचरा समुद्र के किनारे होता था, वो बहुत बड़े बड़े पाइप तैयार किए और वो अभी अंदर तक हम लोग कचरा डालते हैं। यानी हमको जो रह रहे हैं हम लोग किनारे, हमको कुछ नहीं लगता, लेकिन अंदर कितना नुकसान हम लोग कर रहे हैं। और इसके लिए अगर एमसीएल काम कर रही है, इसके लिए अगर एमसीएल के पास पूरी तरह से स्ट्रैटेजी प्लान है, लोग है जो काम कर रहे हैं, तो दोस्तों यही चाहिए दुनिया को। तो दुनिया पूरी तरह से तैयार है एमसीएल के लिए। आज लाइफ ऑन लैंड, ये भी जरूरी है। ये 15वां लक्ष्य है, ये जो बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस की, जमीन के ऊपर जो जीव उसका भी ख्याल रखना चाहिए। प्रोटेक्ट, रिस्टोर एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स, सस्टेनेबली मैनेज फॉरेस्ट, combat desertification and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss। इस जमीन के ऊपर दुनिया है दोस्तों, और इतने जीव है ना, एक बड़ा पेड़ होता है ना, बहुत बड़ा पेड़, वो कई सारे जीवों का इकोसिस्टम होता है, कई सारी जीवों की दुनिया होती है। वो छोटी चींटी से लेके गिलहरी तक कई सारे पक्षी, इनके लिए वो बड़ा वृक्ष, बड़ा पेड़ उनकी दुनिया होती है, एक पेड़। हम जब पेड़ लगाने की कोशिश करते हैं ना, हम लोग मिलके कभी कभी करते हैं, सब मिलके चलो पेड़ लगाने का करते हैं, कार्यक्रम वगैरह ऐसा करते हैं। कितने पेड़ लगाते हैं हम लोग, कितने बड़े होते हैं, क्या होता है हमको पता है। नंबर 1 दुश्मन आज इन पेड़ों का, इस जमीन का, इन जीवों का अगर कुछ है पूरी दुनिया में, नंबर 1 तो वो है कोयला। आज की तारीख में जहां भी कोयले की खदानें हैं, आपको अंदाजा ही नहीं है, ऐसे घने घने जंगलों में है। ऐसे घने जंगल में हम इतना नुकसान, एक एक खदान आपको अंदाजा नहीं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितने जीवों को नष्ट कर रही है, कितनी खराबी, कितनी तबाही कर रही है। और ये सबको पता है, यूनाइटेड नेशन सबको पता है कि कोयला कितना खतरनाक है, इसलिए कोयले के अगेंस्ट है सब लोग। और ये एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो आने वाले दिनों में दुनिया के लिए 25 से 30% कोयला बना सकते हैं। तो सोचिए, सब लोग खड़े रहेंगे हमारे साथ इस काम के लिए। 16वां लक्ष्य, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institution at all levels। वो कहते कि ऐसे ऐसे संस्थाएं होनी चाहिए ना जो जो सोसाइटी का ख्याल रखे, लोगों का ख्याल रखे, उनको एक अच्छा न्याय दे, उनको सस्टेनेबल वे में लेके जाए, सब कुछ कैसा उन्होंने लिखा है, ये उनका लक्ष्य है। लेकिन कैसे करे? उनके दिमाग में तो है सिर्फ गवर्नमेंट। दोस्तों हमारे एमसीएल में एमवीपी, एमयूपी, एमएसएस, यह है हमारे सोसाइटीज, यह है वो इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूशन, जो एमवीपी हमारे गांव का ख्याल रखा। तो आप सिर्फ सैटरडे सेशन करो ना, 2 3 6 महीना करो, हर हफ्ते करो, जैसा मैं करता हूं। आप म्यूनिसिपल वार्ड में अपना सिर्फ सैटरडे सेशन करो, हर हफ्ते करो। 6 महीने के बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी अपने किसी महिला के ऊपर आंख नजर दे, कुछ गंदा काम करने की। कोई भी गलत काम नहीं कर सकता अगर आप सबको एक हफ्ते में एक बार करो ना। सिर्फ ये जो हम कर रहे हैं ना, एमवीपी, एमयूपी, ये उस संस्थाओं का निर्माण है जो इस सोसाइटीज को सस्टेनेबल बनाएगी। और 17वां गोल, पार्टनरशिप फॉर द गोल, स्ट्रेंथन द मीन्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन एंड रिवाइटलाइज द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सब इकट्ठा आनी चाहिए ना सस्टेनेबिलिटी के लिए, ऐसा बोलते हैं। और वो कितना सही है, ये तो हमारा मेन चीज है ना, बेस है। हम तो बोलते हैं कि पहले जाओ और इन लोगों को 10,000 15,000 लोगों को इकट्ठा करो, क्योंकि जो काम करना है भविष्य में उनके लिए सब लोग इकट्ठा चाहिए। ये बिजनेस के लिए नहीं है, कुछ पैसे वैसे नहीं कमा रहे, वो तो नेक्स्ट है, वो सेकेंडरी है। लेकिन हमारी सोच इस गांव से, शहर से। तो दोस्तों ये जो एजेंडा है ना, ये आज पूरी दुनिया का एजेंडा है, ये यूनाइटेड नेशंस का एजेंडा, उनको 2030 तक करना है। आज हम 2023 में हैं, आधा कालखंड
हो चुका है, और फिर भी दुनिया को इन्होंने इतनी टेक्निकल, इतनी डिटेलिंग इसमें की है। हर एक लक्ष्य के लिए उनका अलग अलग डिपार्टमेंट है, हर एक लक्ष्य के लिए उनका पूरा सभी तरह के उनके रिसोर्सेस रेडी है, ह्यूमन रिसोर्सेस, फंड, सब कुछ रेडी है, संस्थाएं रेडी है। इतने डिटेलिंग ये प्लान, और हर देश को करना है, इस तरह से काम कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे ना, हर एक लक्ष्य के लिए मैं एक सेमिनार कम होगा, एक वेबिनार कम होगा, इतनी डिटेलिंग है। यानी अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि सिर्फ पहले गरीबी निर्मूलन का, तो उसमें एक के अंदर 1.1, 1.2, 1.3, 1.1 का भी ए बी सी ऐसा सब कुछ डिटेलिंग है। मैन पावर क्या चाहिए, इंडिकेटर्स क्या होंगे, टारगेट्स क्या होंगे, कौन मॉनिटर करेगा, पैसे कहां से आएंगे। और अभी आप देखिए, आप पढ़ाई भी कीजिए, आज आज जाके पढ़ाई कीजिए आप, कि अगर गरीबी हटानी है तो नंबर 1 उन्होंने देखा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, उनके माध्यम से ही होगा, ये ऐसा लिखा है उन्होंने। 63% वो कंट्रीब्यूट करेंगे, और बाकी छोटे छोटे जो बैंक है, इंस्टीट्यूशन, माइक्रो, वो 37%। यही तरीका है। और हम अगर कह रहे हैं कि 5E में सेल्फ हेल्प ग्रुप ही उनको आगे कर रहा है, उनके माध्यम से हम लोग ये काम करेंगे, तो ये वही तो कर रहे हैं हम लोग। और बाकी सब कुछ रेडी है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के पूरी तरह से रेडी है। अभी दूसरा लक्ष्य कि फूड सिक्योरिटी कैसे है, तो पूरा फोकस उनका है एग्रीकल्चर के ऊपर, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो है उनके प्लान्स। अगर तीन हेल्थ के लिए कुछ है, तो हेल्थ के लिए भी क्या करना चाहिए उन्होंने करके दिखाया। इनफैक्ट उनके हर एक लक्ष्य के लिए उनके टारगेट्स है, उनके इंडिकेटर्स है, डिटेल में है। यानी बहुत दिन तक हम लोग ये ले सकते सेशंस, इतने हैं। यानी अगर उसका पहला इंडिकेटर, अगर 2030 तक अगर इरेडिकेट करनी है पॉवर्टी, तो पहला क्या उनका इंडिकेटर, कि हमें यह देखना पड़ेगा कि 2030 तक कितने लोग दारिद्र्य रेखा से ऊपर आए। तो ऐसे बहुत सारी डिटेलिंग है। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन उनके हर एक लक्ष्य के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबली काम करती है। अभी इसमें देखोगे आप दरिद्र निर्मूलन में, इसमें कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो उनके साथ काम करते हैं इंटरनेशनली। अभी नंबर 1 उस पर है ऑक्सफैम। अभी ऑक्सफैम है वही है कि जिन्होंने हमको बताया कि 1% लोगों के पास इतनी वेल्थ है। यानी इतनी डिटेलिंग करती है, और ये लोग इतनी तरह से तैयार है। और स्पेसिफिक, यानी हर एक विषय के लिए उनका स्पेसिफिक संगठन है। आरोग्य विषय जितने भी उनके लक्ष्य है, उसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और हमको पता है कि ये अगर मलेरिया निर्मूलन का कार्यक्रम कहीं हो रहा है, पोलियो का हुआ, कई सारी ग्रांट इनसे आई जो भारत देश में हुआ। तो इस तरह से हर एक लक्ष्य के लिए लोग हैं, डिपार्टमेंट है, डिटेलिंग है। लेकिन इससे भी आगे और कुछ है। अभी ये जो हर एक विषय है, हर एक विषय के लिए उनके डिपार्टमेंट है, हर एक विषय के लिए उनकी परिषद होती है, और हर देश के रिप्रेजेंटेटिव वहां आते हैं। लेकिन एक ऐसा विषय है जो इस ना 2000 के मिनिमम डेवलपमेंट गोल्स में शामिल है, ना अभी जो चल रहा है उसमें सस्टेनेबल गोल्स में शामिल है। वो ऐसा विषय है जो इनका बहुत पहले यूनाइटेड नेशन ने शुरुआत की है, और वो विषय क्लाइमेट। वो विषय है ये ग्लोबल वार्मिंग। 1992 से शुरुआत है। पहली बार जो परिषद हुई सिर्फ और सिर्फ इस विषय को लेके, उसका नाम था, उसको बोला गया अर्थ समिट, विश्व विश्व वसुंधरा परिषद, जिसमें सिर्फ, और आज आज आप देखोगे ना कि लोग कितने ज्यादा कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के। उस टाइम भी वैसे ही इतने ही आक्रामक थे लोग कि बंद करो ये सब कुछ, ये फॉसिल फ्यूल बंद करो। और तब से शुरू हुआ ये कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ परिषद। यानी वो इतना इंपॉर्टेंट विषय, यानी यूनाइटेड नेशंस में पूरी दुनिया के सामने सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि उसके बाद 1992 के बाद हर साल सभी देशों के प्रमुख आते हैं ये सब करने के लिए। यानी उनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं आते, मिनिस्टर नहीं आते, तो उनके प्रमुख आते हैं ये करने के लिए। और आज फिर वो 28वीं परिषद है, और इस परिषद में हमारे भी जो प्रमुख है, हमारे माननीय पंतप्रधान जी वहां गए थे, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट विषय जिसमें चर्चा होती है, जिसमें एक ही फोकस है पूरी दुनिया का और इस परिषद का, कि कंप्लीटली एलिमिनेशन इस फॉसिल फ्यूल का बंद होना चाहिए, बंद, कंप्लीट एलिमिनेशन है। और क्लीन एनर्जी ही आनी चाहिए, इसके ऊपर सब लोग काम कर रहे हैं। और सब मैंने जैसे कहा कि पहले 8 दिन में 7 लाख करोड़ उन्होंने रेडी किए, कि सिर्फ आप लो और करो कुछ, तो इसके बाद उनको नहीं चाहिए रिटर्न। लेकिन अगर रिटर्न की बात है, पैसे, तो बहुत ह्यूज एंड ह्यूज फंड है। लेकिन अभी क्या है, फंडिंग है बहुत सारी, लेकिन करना क्या है, कैसे करेंगे, ये नहीं समझ में आ रहा है ना। ये सोलर, ये जो ईवी का काम चल रही है, नहीं है सस्टेनेबल।
ये लोगों को पता चल चुका है अच्छी तरह से। और ऐसे परिस्थिति में दोस्तों आपको अंदाजा ही नहीं है क्या इंपॉर्टेंस है एमसीएल का, कितने जल्दी कितने फास्ट। अगर मैं कहता हूं कि हम दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनने वाले हैं तो बहुत जल्दी बनने वाले हैं। और मैं आपको बोलता हूं कि इसके लिए जो अभी पैसे पैसे के लिए अगर आप सोच रहे हो, तो ये तो ऐसा विषय है, ये तो ऐसा बिजनेस है कि जहां अगर आपको पैसे चाहिए ना तो आपको वो प्रोडक्ट तैयार करके उनको देने की भी जरूरत नहीं है। आप अपने तहसील में अपने गांव में अगर पिलेट्स तैयार कर रहे हो, कोल तैयार कर रहे हो और वही बेच बेच रहे हो आप और पैसा कमा रहे हैं, बस इसके लिए वो लोग पैसे देते हैं आपको। ऐसे विषय यानी ये, इसको डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इसमें यानी कितना अगर आप कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं नॉर्मल, उसके जगह पे एमकोल अगर आप दे रहे हो तो जितना एमिशन कम कर रहे हो ना वो लोग पैसा देते हैं उसकी वजह से, उसके लिए। इनफैक्ट कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कंपनियां ने, जैसे अभी कोई स्टील की कंपनी है या कोई वाहन निर्मित में गाड़ी, जैसे टोयोटा है, होंडा है, ये सब गाड़ियां अगर 25 साल से गाड़ियां बना रही है, 50 साल से बना रही है, उन्होंने इतना एमिशन किया है और उनके ऊपर पेनल्टी है यूनाइटेड नेशंस की, आपको कंपलसरी ये एमिशन कम करने वाले जगह पे आपको इन्वेस्ट करना होगा। और अगर एमसीएल नाम की ऐसी संस्था जो इतना कम करे, तो ये लोग है पहले कि आप ये प्रोजेक्ट करो, उनको माल नहीं देना है कुछ, आप सिर्फ प्रोजेक्ट तैयार करो, आप माल बेचो, तैयार करो, हम आपको पैसा देंगे। यही है सीडीएम। इनफैक्ट ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ 50 प्रोजेक्ट 100 प्रोजेक्ट हम टोयोटा के साथ करें मिलके, और इसमें सर्टिफिकेशन मिलते हैं प्रॉपर। आप अगर ये काम कर रहे हैं तो कितना होगा, कितना कम होगा, इसे प्रॉपर सर्टिफिकेशन होते हैं जो सीआर कहते हैं। इसके यूनिट्स होते हैं कि अगर आप एमकोल का उपयोग इस्तेमाल कर रहे हैं, एमसीएस का इस्तेमाल कर रहे हो, तो कितना इमिशंस आप कम कर रहे हैं, ये सब उसमें पढ़ाई होती है, एकदम डिटेलिंग है इसमें। कार्बन क्रेडिट जनरेट होते हैं, यानी आप जो फोसाइल फ्यूल उसका इस्तेमाल रोक रहे हो तो बात है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है हवा में उसको कैसे कम कर रहे हो, और उसको कम करने का उसको एब्जॉर्ब करने का तरीका सिर्फ है वनस्पति। और वो वनस्पति जो सबसे फास्ट ग्रो करती है, सबसे ज्यादा ग्रो करती है, उसको ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। वनस्पति के लिए तो खाना है कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर हमारा नेपियर घास इतने फास्ट ग्रो कर रहा है, थोड़े से जगह पे इतना सब कुछ आ रहा है, इसका मतलब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड खा रहे हो। यानी जो पैसे जो हमें मिलने हैं वो आपके हमारे नेपियर ग्रास के वाई से चालू होंगे जो हम लोग काम कर रहे हैं। और इसकी प्रॉपर एसोसिएशन है ट्रेडिंग, यानी जैसे हमारे पास हमारे यहाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जहां कंपनी अपने शेयर्स के आदान प्रदान करती है, बेचते हैं, खरीदते हैं, पैसा लाते हैं, वैसे प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है जहां ये सब सिर्फ ये काम होता है। सिर्फ इतना बड़ा विषय बन चुका है ये, यहाँ ग्रीन इन्वेस्टमेंट स्कीम्स है। कल हम बोलेंगे ना कि हमें 1000 प्रोजेक्ट 2000 प्रोजेक्ट लगाने हैं इसकी वजह से, और ये उसका स्केल है, ये सब कुछ है, वो कर रहे हो काम। इसीलिए आने वाले दिनों में दोस्तों, अगर सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट इस सभी लक्ष्यों को पूरा करने में जो संगठन सबसे बड़ा काम करने वाला है जागतिक स्तर पर, वो होने वाला है एमसीएल। सस्टेनेबिलिटी की जब बात आएगी तो सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ा अर्थव्यवहार करेगी एमसीएल। और इन चीजों की वजह से भारत दुनिया का सबसे बड़ा, यानी आर्थिक रीत्या नंबर 1 देश बनने वाला है, और मिलकर हम अपने देश को दुनिया का सबसे महान देश भी बनाने वाले हैं। धन्यवाद।